Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti. I'm healer and past life regression therapist, and I help people to release all the emotional wounds given by the toxic and narcissistic people with the help of my healing program, Soul Surgery System. तो सोल सर्जरी सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके एक फ्री कंसल्टेशन सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो आज हम जिस लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, ये लव स्टोरी है एक नार्सिसिस्ट और एक सुपर एम्पैथेटिक वुमेन की। तो मैं जब भी नार्सिसिस्ट और एक सुपर एम्पैथेटिक वुमेन की लव स्टोरी के बारे में सोचती हूँ तो जो फेरी टेल मुझे याद आती है वो है ब्यूटी एंड द बीस्ट। वाई ब्यूटी एंड द बीस्ट? बिकॉज दिस वुमेन इज रियली ब्यूटिफुल, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी, इट्स नॉट द आउटर ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट हर नेचर, हर एनर्जी। आई बिलीव कि अगर किसी के अंदर इनर ब्यूटी नहीं है, उसके अंदर अगर इनर क्वालिटीज नहीं है, तो कोई चाहे दिखने में कितना ही गुड लुकिंग क्यों ना हो, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं लगता वो इंसान। इन माई हीलिंग प्रोग्राम्स आई हैव गॉट चांस टू मीट सो मैनी सुपर एम्पैथेटिक वुमेन। तो मुझे उनको स्टडी करने का, क्योंकि कोई भी जो हीलिंग प्रोग्राम है वो मेरा कम से कम मिनिमम 90 डेज तक चलता है, मिनिमम 3 मंथ्स तक। तो जितने भी मेरी क्लाइंट्स हैं, और उन मोस्टली सारी विमेन ही है, मेरा जो मेन जो ऑडियंस है क्लाइंट्स की वो सारी विमेन्स हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम मिला है उन लोगों से बात करने का, काफ़ी टाइम मैंने उन लोगों से बात करी, बहुत नज़दीकी से उनको जाना है। और इन सभी वुमेन से मैंने एक चीज़ देखी है, नो मैटर उनकी उनका स्किन कलर कैसा है, नो मैटर उनके फीचर्स कैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद दे ऑल लुक सो ब्यूटीफुल। एंड द मेन थिंग इज कि वो क्यों इतनी ब्यूटीफुल लगती है, बिकॉज ऑफ हर क्वालिटीज। सो व्हाट आर हर क्वालिटीज? इट इज़ काइंडनेस, इट इज़ कंपैशन, इट इज़ एम्पैथी, इट इज़ लविंग एंड केयरिंग नेचर, शी इज़ करेजियस टू। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ है ना, यही इस वुमेन को ब्यूटीफुल बनाती हैं। तो जब मैंने ब्यूटी एंड द बीस्ट फेयरी टेल के बारे में सोचा तो मुझे लगा यस, ये जो वुमेन है एग्जैक्टली इस कैटेगरी में आती है। शी इज़ अ ब्यूटी, शी हैज़ दोज इनर क्वालिटीज, वेयर एज नार्सिसिस्ट इसका जस्ट अपोजिट है। नार्सिसिस्टिक पीपल्स आर वेरी इंटाइटल्ड, मोस्टली ग्रैंडियोज, वेरी सेल्फिश पीपल, और वो जो एक्चुअल में है उसको दिखाते नहीं है, उसको छुपा के रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली जितने भी नार्सिसिस्टिक मैन होते हैं, दे आर वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग, दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट, और इसी कॉन्फिडेंस, चार्म और करिश्मा के पीछे उनका बहुत ही उनका उनकी उनकी डेविलिश एनर्जी होती है। और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही रेयर है। मतलब एक तरफ ये विमेन जो पूरी तरह से, जिसके अंदर पूरी तरह से, एक तरह से मैं बोलूँगी एंजेलिक एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी होती है, और इसको प्यार किससे हो जाता है? एक बिल्कुल डेविलिश एनर्जी के इंसान से। और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट है, ये अपना असली जो, जब ये इस वुमन के साथ मिलता है तो ये इसको अपना असली रूप नहीं दिखाता। इसकी जो जितनी भी जो इसकी डेविलिश क्वालिटीज हैं, जो इसका नेचर है, जो इसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को वो अपने चार्म, अपनी करिश्मा, अपने कॉन्फिडेंस के अंदर छुपा लेता है। इसीलिए ये जो लव स्टोरी है, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन ही एकदम, मैं बोलूँगी, झूठ पर बनी हुई होती है। इसलिए ये जो लव स्टोरी है इसका एंड बहुत ट्रेजिक होता है, ये एक ट्रेजेडी है। और किसी भी सोल को अपनी सोल जर्नी में इस लव स्टोरी से होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये लव स्टोरी स्पेशली जो वुमेन्स हैं, कोई भी वुमेन जो इस लव स्टोरी से होकर गुजरती है, वो अपनी सोल जर्नी में सेल्फ वर्थ का लेसन लर्न करती है, सेल्फ लव का लेसन लर्न करती है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ सुपर एम्पैथेटिक वुमेन? दिस वुमेन हैज एन एनर्जी ऑफ अ मून। हाउ इज द मून? अगर मून हैज दैट एनर्जी कि यू फील कामनेस, यू फील लव्ड। तो अगर आप किसी भी सुपर एम्पैथेटिक वुमेन के आसपास हैं, किसी भी तरह की, अगर अ, ये वुमेन्स इतनी, ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, ये जो क्वालिटीज़ होती है बहुत कम
कम ही वुमेन में होती है, एम्पैथी होती है, बट बहुत ज़्यादा एम्पैथी होना। तो अगर किसी भी आप किसी भी तरह से अगर इस वुमेन के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी किसी की भी वाइफ। अब वाइफ तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ 90% सुपर एम्पैथेटिक वुमेन की मैरिज नार्सिसिस्ट के साथ होती है, तो वो तो खैर उनको कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी फ्रेंड है एक सुपर एम्पैथेटिक वुमन, या आपकी सिस्टर है, या आपकी डॉटर है, यू फील ब्लेस्ड, यू फील लकी, यू फील सो गुड अराउंड हर। सो एज ए वाई, और क्यों ऐसा होता है उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि इस वुमेन के अंदर की जो एनर्जी है, एज आई टोल्ड कि मून की एनर्जी कैसी होती है, काम, लविंग, केयरिंग। तो अगर आप इस वुमन के आसपास रहते हैं तो यू विल फील दिस एनर्जी। यस, शी इज़ काम, शी इज़ लविंग, शी इज़ केयरिंग, एंड और शी हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस। यस, पेशेंस इज़ द वर्ड। पेशेंस बहुत होता है इनके अंदर। तो जब ये किसी रिलेशनशिप में जाती हैं स्पेशली, और ये जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ये नार्सिसिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है जिसके अंदर पेशेंस हो, जिसके अंदर लविंग केयरिंग नेचर हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट को अगर हम देखें तो नार्सिसिस्ट का जो नेचर होता है, नार्सिसिस्ट का एक माइंड 5 साल के बच्चे की तरह होता है। तो उसको लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए होता है जो बिल्कुल उसकी माँ की तरह उसकी केयर करे। तो एक तरफ तो उसका माइंड 5 साल के बच्चे की तरह होता है, प्लस दूसरी तरफ उसका माइंड बहुत ही क्रिमिनल टाइप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो उनका रेज, उनका एंगर, और उसके बाद जो वो बदले लेते हैं, किस तरह से टॉर्चर करते हैं वुमेन को, अ, उसको तो वही वुमेन जानती है जो इस रिलेशनशिप में है। मतलब उसका जो बेसिक नेचर होता है ना, जो उसका बेसिक बेसिक मून का जो उसका नेचर था, तो लिटरली उसका नेचर ही धीरे-धीरे इस रिलेशनशिप में आकर चेंज होने लग जाता है। इतने सारे उसको हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज़ नार्सिसिस्ट के साथ जो उसकी मैरिज है, इट्स जस्ट लाइक इट्स अ ट्रेजेडी। और उसको इतना ब्लेम्स, इतने सारे उसके साथ जो भी, वो भी तब जब वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। इतने ज़्यादा उसको फिर भी ब्लेम नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स करते हैं अपनी सुपर एम्पैथेटिक वाइफ्स को, वो भी तब इतना सपोर्ट करने के बाद। तो जब भी ये वुमेन किसी रिलेशनशिप में जाती है, बिकॉज़ ऑफ हर दैट एनर्जी, लाइक हाउ इज़ अ मून, आप मून के जितने करीब जाओगे तो क्या होगा, मून की लाइट आपके फेस पर आएगी। तो ये जो वुमेन है, जितने ज़्यादा इसके कोई करीब रहता है, तो इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसका इफ़ेक्ट उस पर्सन के लाइफ में आता है। तो जब व्हेन दिस वुमन गेट मैरिड टू अ नार्सिसिस्ट, शी ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ इन हिज़ लाइफ। सो व्हेन दिस वुमन enters in any man's life, she brings opportunities, she brings good fame। मतलब इस वुमेन को मिलने से पहले अगर कोई मैन है जिसको लोग इस तरह से जानते हैं कि ये ठीक है, बट अगर उसकी रेपुटेशन अगर उसकी अच्छी नहीं है, तो बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस वुमेन, ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है किसी भी मैन की लाइफ में, कि ऑल ऑफ अ सडन उसको फेम भी मिलता है, और उसको समथिंग समथिंग गुड हैपन, मतलब कुछ भी अच्छा होता है उसके साथ। और in that initial time that man feel like blessed, कि that blessing that person can feel। तो वो ब्लेसिंग अपनी लाइफ में वो पर्सन अपने अंदर महसूस कर सकता है, वो नार्सिसिस्टिक, चाहे वो नार्सिसिस्टिक मैन हो या कोई भी मैन हो। इस वुमन की एनर्जी इतनी प्योर और इतनी पॉजिटिव होती है कि इन द इनिशियल टाइम पीरियड उस पर्सन को लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। लेकिन क्या होता है कि नार्सिसिस्टिक ऐसा पॉट है, एक ऐसा बर्तन है जिसमें इतने सारे होल्स हैं कि आप उसमें कितना भी कुछ डालते जाओ, कितना भी कुछ उसमें, ये वुमन इतना सपोर्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब कुछ नार्सिसिस्ट के लिए कभी भी वो सफिशिएंट नहीं होता। दिस वुमन इज़ वेरी डिवोटेड, वेरी लॉयल वुमन।
but her loyalty comes with possessiveness. अनफॉर्चुनेटली लोगों को लॉयल्टी तो चाहिए कि भाई मेरी पार्टनर लॉयल रहे, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिवनेस ना हो। हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या है ना, हमें हर चीज़ चाहिए लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं देना चाहते, हम उसकी वैल्यू पे नहीं करना चाहते। नार्सिसिस्ट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसके कहते हैं ना उसके गले का फंदा हो जाती है। एक तरफ तो ये वुमेन लॉयल है, लेकिन वो पॉसेसिव भी बहुत है। नार्सिसिस्ट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो पॉसेसिवनेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको क्या चाहिए होता है, सारी क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर इंसान के अंदर क्वालिटी ही क्वालिटी हो। कुछ ना कुछ नेगेटिव उसके साथ रहता है, और पॉसेसिवनेस एक ऐसी चीज़ होती है कि क्यों वो पॉसेसिव इतना ज़्यादा हो जाती है इन हर रोमांटिक रिलेशनशिप, बिकॉज़ नार्सिसिस्ट ऑलवेज़ हमेशा ये मैन जो होते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि क्यों वो पॉसेसिव है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक जो मेन होते हैं, वो 101% इस वुमेन को कोई कमी नहीं छोड़ते उसको इनसिक्योर और अनसेफ फील कराने के लिए। तो हालाँकि इस वुमेन के अंदर ऑलरेडी खुद का भी ट्रेट होता है कि ये थोड़ी पॉसेसिव होती है, लेकिन नार्सिसिस्ट इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिससे इसकी पॉसेसिवनेस नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। और जब पॉसेसिवनेस नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है, तो फिर इनको ही बहुत दिक्कत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मान के चलो कोई सुपर पैथेटिक वुमन है और वो बहुत गुड लुकिंग है, भले ही वो कितनी भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, और अगर वो किसी पार्टी में एंटर करती है और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ 100 मेन्स आर वाचिंग हर, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो नज़रें रहती हैं, वो अपने ही मैन के ऊपर रहती है। वो कहाँ बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कितनी देर बात कर रहा है। और अगर उसने देख लिया कि वो किसी और वुमन को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या ज़्यादा हँस के बात कर रहा है या ज़्यादा उसे कुछ भी ऐसा फ़ील होता है, तो शी विल नोटिस एवरीथिंग, ऑल द माइन्यूट डिटेल कि क्या हो रहा है, एंड देन शी विल नॉट लाइक इट एट ऑल। और उसके बाद फिर वो पूछेगी कि आई सॉ यू दैट यू आर टॉकिंग विद दिस वुमन फ्रॉम लास्ट 25 मिनट्स, और मैंने ये भी देखा तुम उसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस, और आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह से उसकी फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन भले ही वो पॉसेसिव है, लेकिन इसके बावजूद वो शी ऑफर्स सो मच। मतलब वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल मदरली लव देती है। वो अपने हस्बैंड के साथ अगर कोई भी उसके हस्बैंड को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। शी इज़ वेरी गुड इन सेविंग ऑल्सो। वो इट डज़न्ट मैटर कि वो कितनी रिच और कितनी पुअर है, बट वो शी मेक श्योर कि उसके घर में जितने भी लोग हैं, वो सब बड़े कंफर्टेबली रहें। एंड व्हाट शुड आई से, शी इज़ लाइक अ कैंडल। तो आपने कैंडल देखा है? कैंडल की रोशनी से आस-पास सब जगह लाइट जाती है ना? लेकिन कैंडल खुद बर्न होकर नीचे खुद छोटी होती चली जाती है, खुद बर्न होती चली जाती है। तो ये जो वुमन है इसके साथ ऐसा ही होता है कि अगर इसकी जो फैमिली है उस रूफ के अंदर जो भी लोग आते हैं, शी विल मेक श्योर कि हर कोई कंफर्टेबली रहे, हर कोई अच्छे से रहे, और उसके लिए वो खुद इंटरनली बर्न होती चली जाती है। सो दिस वुमन की जो सबसे टॉप मोस्ट नीड होती है, इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट इमोशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड ये सेफ्टी और सिक्योरिटी उसको नहीं प्रोवाइड करता, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट रीजन कि क्यों ये रिलेशनशिप ब्रेक होती है। दिस इज द टॉप मोस्ट रीजन। और ऐसा नहीं है कि ये वुमन कभी भी अपने हस्बैंड को इस वजह से नहीं छोड़ती कि भाई ये फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहा या लाइफ में पीछे रह रहा है, ये रीज़न नहीं होते कभी भी। क्योंकि ये बहुत ही दिस वुमन इज़ लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, प्रोवाइड करती है अपने हस्बैंड को। अगर उसको लग रहा है कि उसका हस्बैंड अच्छे से नहीं कर रहा, तो वो मोटिवेट करेगी, वो 100 ऑफ आइडियाज़ देगी, ऐसे करो, ऐसे करो। और अगर उसे लगता है कि हस्बैंड अभी भी नहीं कर रहा, तो वो खुद करने लग जाएगी, हर तरह से सपोर्ट करती है। इस तरह की वुमेन्स हर तरह से सपोर्ट करती हैं अपने हस्बैंड को। लेकिन अगर उसको ये पता चल ज जिस दिन उसको ये पता चलता है कि एक्चुअल रीज़न
इस पर्सन का काम करने का ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता, बल्कि वो करना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता या सही रास्ते पे चलना नहीं चाहता। दिस वुमन हैज़ सम वैल्यूज़, सम एथिक्स। तो जिस दिन उसको पता चलता है कि कि इसका हस्बैंड जो वो इज़ अ बीस्ट, वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा और एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने के। तो वो इस रिलेशनशिप में इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि वो काउंट भी नहीं करती कि मैं कितना दे रही हूँ। और जब रिटर्न में उसे कुछ भी नहीं मिलता, तब उसका वो तब वो तब उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आता है। तो ये आपको जो भी सुपर वुमेन है जो इस वीडियो को देख रही हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि इसमें आपको कंट्रोल करना चाहिए कि आप किसी को कितना दे रहे हो। गिव इन अ प्रॉपर मेजर। इतना भी ज़्यादा मत दो कि अगला इंसान आपकी वैल्यू ही ना करे। वुमेन के अंदर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है, लेकिन समहाउ अपना ही जो उसका इनर पोटेंशियल होता है उसको खुद को एहसास नहीं होता कि मेरे अंदर कितना इनर पोटेंशियल है। एंड शी ऑसिलेट बिटवीन द लैंड एंड द ओशन। तो अगर आप देखोगे, व्हाट इज एग्जैक्टली लैंड? लैंड इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। लैंड इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ। लैंड इज ऑल अबाउट द फाइनेंसेस। और ये जो ओशियन है, दिस ओशियन इज हर डीप इमोशंस। अगर उस ओशियन को देखेंगे हम, तो ये ओशियन उसके डीप इमोशंस हैं। इतना वंडरफुली ये जो विमेन है, ये लैंड पे भी रह सकती है और डीप इमोशन यानी ओशियन के अंदर भी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब ये वुमेन बहुत ट्रॉमा में होके गुजर रही होती है, तो 1 मिनट में आप देखोगे कि वो रो रही है, परेशान है, बट विदिन नेक्स्ट सेकंड द मोमेंट शी रियलाइज कि नहीं, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, फाइनेंसेस ठीक नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो भले वो 1 मिनट पहले इतना रो रही है, इतने डीप डिप्रेशन में, इतने डीप सैडनेस में है, ऑल ऑफ अ सडन वो अपने आंसू पोंछेगी और लैंड पे आ जाएगी, शी विल स्टार्ट वर्किंग। तो जब भी आप इस वुमन को देखो कि वो काम करने में लगी हुई है, शी इज़ अटेंडिंग मीटिंग और गोइंग टू हर जॉब, समझ जाइए कि इस वक़्त वो लैंड पर है। और अगर आप उसके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उसे कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, आपको पता ही नहीं वो कहाँ पर है, समझ जाइए शी इज़ इनटू डीप इमोशंस इन दैट सी, इन दैट ओशियन। तो जब ये अनहील्ड स्टेट में रहती है, उस स्टेज में, क्योंकि वो कितना भी कोशिश करे ना, पूरा कोशिश करती है कि वो लैंड पर रहे, प्रैक्टिकल रहे, लेकिन उसका बेसिक जो कोर उसका नेचर है, इट्स वेरी शी इज़ वेरी, वेरी इमोशनल, वेरी, वेरी इमोशनल सोल। तो क्या होता है, वो कितना भी लैंड पर रहने की कोशिश करे, ये जो ओशियन है ना उसको खींचता है, बार-बार उसको बुलाता है। और जब वो इस ओशियन में जाती है, तो बिल्कुल वो नीचे बिल्कुल बॉटम में आकर के बिल्कुल डीपर जाती है अपने इमोशंस में। बिल्कुल जो ये ओशियन है उसकी बिल्कुल डीप लेवल में जाकर बिल्कुल ग्राउंड को टच करती है। फिर वो वहाँ बैठ कर के अपने उन डीप इमोशंस में वहाँ बैठ के फिर वो रोती है। शी रिमेंबर्स एवरीवन, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो सिबलिंग्स हों, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों, चाहे वो उसका लव इंटरेस्ट हो, वो हर किसी को याद करती है एंड देन शी क्राइज़ कि मैंने इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को कितना प्यार दिया था। मैंने इसके लिए कितनी सारी प्रेयर्स करी थी एंड जस्ट सी इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। उस डीप इमोशन में जाकर के उस डीप पेन को वो फ़ील करती है एंड द मोर शी क्राइज़, ये ओशन उतना ही बिग होता चला जाता है। सो नॉट ओनली द प्रेजेंट लाइफ, उसके अंदर पास्ट लाइफ के भी बहुत सारे वुंड्स होते हैं, दोज मेमोरीज आर देयर। तो ये जो ओशन बना हुआ है इतना डीप इमोशंस का, वो एक लाइफ टाइम का नहीं है, बल्कि बहुत सारे लाइफ टाइम का बना हुआ है। तो बहुत टाइम तक वो ये सब चीज़ें सोचती है, सैडनेस फील करती है, डिप्रेशन में जाती है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन शी रिमेंबर्स, ओह बट यू नो व्हाट, माय प्रैक्टिकल लाइफ, मेरी रियल लाइफ, अभी मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो रही है, फाइनेंसेस का क्या होगा, काम कैसे होंगे,
एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो उसको वहां से कोई और नहीं निकाल सकता, उस डीप ओशन में जहां वो पूरी डूबी हुई है उसे कोई और नहीं निकाल सकता। वो खुद ही निकल करके आती है, और वो खुद ही आती है बाहर। एंड अगेन शी कम बैक टू द लैंड एंड देन शी स्टार्ट डूइंग हर प्रैक्टिकल थिंग्स। और बहुत सारे लाइफ टाइम जीने के बाद एक लाइफ टाइम ऐसा आता है जहां पर इसके सारे इमोशनल वुंड्स हील होते हैं। और जब वो इमोशनल वुंड्स हील होते हैं, और जब वो इस ओशियन में जाती है, इस डीपर ओशियन में जाती है, उस वक्त जब वो अपने सारे सारे इंसिडेंट्स को देखती है, अभी भी देखती है, मैंने जैसे कहा ना कि ये ओशियन उसको हमेशा खींचता है अपनी तरफ। कितना भी वो प्रैक्टिकल लाइफ लैंड पर रहे, लेकिन वो ये ओशियन हमेशा उसको खींचता है अपनी तरफ। तो जब वो डीपर जाती है इस ओशियन में, एंड अगेन शी सीज एवरीथिंग, मतलब बचपन से लेकर अभी तक सब चीजें देखती है, वो दोबारा से देखती है, लेकिन अभी वो हील्ड स्टेट में है। वो दोबारा उन सभी इंसिडेंट्स को देखती है, बचपन में क्या हुआ था, किसने उसे क्या करा था, कैसे क्या किया था, किसने उसे कितना पेन दिया था। लेकिन अभी उसकी स्टेट कैसी है, हील्ड है। तो हील्ड स्टेट पे वो इन सारे एक्सपीरियंसेस को देख करके उसमें से सिर्फ लाइफ लेसन्स लेती है, और ये होता है उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ये ऊपर आती है ओशियन से, शी कलेक्ट ऑल दोज पर्ल्स ऑफ विजडम, और उसके बाद वो उस सी शोर पे, उस समुद्र के किनारे, वो अपने सारे पर्ल्स को डेकोरेट करती है, अपना सारा विजडम उस मून लाइट में। इमेजिन दैट दैट लैंड इज देयर, इधर ओशियन है और वो मून लाइट है, और उस मून लाइट में वो अपने सारे वो जितने भी उसके पर्ल्स ऑफ विजडम्स हैं उसको उसको सजाती है, उस किनारे पर उनको गहराई से देखती है। एंड देन शी गिव्स दैट विजडम टू अदर पीपल हु आर सफरिंग। तो ये उसका हाईएस्ट, ये उसका ये उसकी जर्नी का एंड पॉइंट होता है। तो ये जो विमेन है अनहील्ड स्टेट से हील्ड स्टेट में आती है, और दोनों स्टेट में, अनहील्ड से स्टेट और हील्ड स्टेट में आने में उसे बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। और जब वो अपने आखिरी अ, उस आखिरी उस जन्म में आती है जहां उसका ये लाइफ लेसन कंप्लीट होता है, वहां उसके पास बहुत सारा विजडम होता है, बहुत सारे जेम्स होते हैं जो उसने उस ओशियन के डेप्थ से उसने कलेक्ट करे हैं, वो उसने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कलेक्ट करे हैं। So if you have a super empathetic woman as a wife, never criticize her, never reject her. Why? Because she is a giver. As I told कि जब वो देती है, she doesn't count कि वो कितना दे रही है, and she doesn't expect anything in return. वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि उसने आपके लिए इतना किया है तो आप रिटर्न में उसके लिए इतना करो। बट वॉट शी डजंट लाइक, इट इज क्रिटिसिज्म, इट इज रिजेक्शन। तो अगर आप इस वुमेन का अगर चाइल्डहुड देखेंगे, अगर कोई इसको अपने चाइल्डहुड में अगर कोई समवन आस्क हर लाइक हु यू वांट टू बिकम इन लाइफ, दिस वुमन डजंट हैव एनी क्लियर आंसर, बिकॉज यू नो व्हाट, अगर डीपर अगर आप उसको पूछोगे कि व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो उसका सबसे बड़ा सपना मैरिज होता है, उसका सबसे बड़ा सपना हस्बैंड, चिल्ड्रन, हाउस, रिलेशनशिप। दिस इज अ ड्रीम, this is what she want to become. She want to become wife, she want to become mother. Unfortunately, this woman has to go through divorce, this woman has go to separation, not because she wanted to have that separation or divorce. नार्सिस्टिक रिलेशनशिप में मजबूरी में आकर के ये डिसीजन उसको लेना ही पड़ता है, टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट हर फ्रेजाइल हार्ट, टू प्रोटेक्ट हर डिग्निटी, टू प्रोटेक्ट हर वैल्यूज। ये डिसीजन डिवोर्स का जो सेपरेशन का होता है, ये इतना आसान नहीं होता उसके लिए। और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि भाई करना था, अलग होना था तो बहुत पहले हो जाते, इतने टाइम बाद क्यों? उसके पीछे का रीजन है। अ, इस वुमेन का लव बहुत डीप होता है, शी इज डीपली इन लव विद अ नार्सिसिस्ट। और अगर आप इसका लव देखेंगे ना, हर लव स्टार्ट विद
her heart and emotions, and then she invests every bit of her soul, और उसके बाद फिजिकल लव आता है. सो इट्स नॉट लाइक अ जस्ट लाइक अ इट्स नॉट लाइक जस्ट अ फिजिकल लव कि बस आज किया कल भूल गए, ऐसा नहीं होता. बहुत हैविली इन्वेस्टेड होती है वो इस रिलेशनशिप में. तो उसे बहुत टाइम लगता है ऐसे निकलने के लिए. तो जब वो लगातार, जब नार्सिसिस्ट बैक स्टैबिंग करता है, इतना कुछ उसको, इतना वो सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को, इतना कुछ करती है उसके लिए, उसके बावजूद जब वो नोटिस करती है कि इसका बिहेवियर कैसा है, इट ब्रेक्स हर हार्ट, इट्स ब्रेक हर सोल. तब वो धीरे-धीरे अपने आप को समेटना शुरू करती है. तब वो धीरे-धीरे अपना हार्ट, धीरे-धीरे अपना इमोशंस, धीरे-धीरे अपनी सोल का एक-एक पार्ट उससे अलग करना शुरू करती है, और इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है. और ये उसके लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है. इट्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसेस, लाइक कि एक रीबर्थ हो रहा है उसका. तो इस पूरे तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होता है, उसके लिए बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होता है, और उसमें बहुत टाइम लगता है, और बहुत बहुत अ, बहुत डीप पेन से होके गुज़रती है. जैसे किसी की स्किन को पूरा निकाल दो तो कितना पेन होगा उसको, और उसके बाद उसको नई स्किन लगा रहे हैं, तो बहुत पेनफुल प्रोसेस से होके गुज़रती है. तब जा कर के उसके हार्ट से, उसके माइंड से, उसके सोल से नार्सिसिस्ट बाहर निकलता है. और वंस दिस प्रोसेस इज़ डन, इसके साथ, जैसे मैंने बताया कि इस वुमन का लव बहुत डीप होता है, बहुत हेवीली इन्वेस्टेड होती है किसी भी रिलेशनशिप में, जब ये किसी रिलेशनशिप में जाती है. तो जब ये बाहर निकल रही है इतने हैवी पेन के साथ, तो एक बार जब ये बाहर निकल जाती है, वंस शी इज़ डन, शी इज़ डन. नार्सिसिस्ट कितना हूवरिंग करे, नार्सिसिस्ट कितना वापस उसको लेकर आने के लिए कोशिश करे, एक बार अगर उसने फाइनल, जब उसका कंप्लीट ट्रांस अनफॉर्चुनेटली नार्सिसिस्ट ये कभी नोटिस नहीं करता कि वो जितना बैक स्टेप कर रहा है, इसका उसकी मैरिड लाइफ पर क्या असर पड़ेगा. तो एक बार जब वो उस पूरे प्रोसेस से होके गुज़र के, जब उसने अपने सारे इमोशंस अपने अंदर वापस ले लिए, उसने अपनी सोल का सारा पार्ट अपने अंदर वापस ले लिया, फिज़िकल इंटीमेसी भी खत्म हो गई, तो जब वो उस स्टेज पर आ जाती है, तो लाइक नाउ इट्स शी इज़ 100% डन. मतलब अब चाहे कुछ हो जाए, ये वुमन दोबारा उस रिलेशनशिप में नहीं जाती. तो मैंने अपनी कोचिंग में बहुत सारी ऐसी वुमेन्स को देखा है, जो बताती हैं कि हाँ, जो उनका नार्सिसिस्टिक हस्बैंड था, वो बड़ा हैंडसम था, बड़ा स्मार्ट था, बड़ा चार्मिंग था। बट वो बोलते हैं कि लेकिन मैम हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके चार्म से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है। क्योंकि उसने जो वो डेविलिश एनर्जी जो दिखाई है, उसने जो वो टॉर्चर करा है इतने साल, तो ज इसलिए मैंने कहा कि कोई फ़िज़िकली कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं, उसके अंदर वो इनर ब्यूटी नहीं है, तो उसके बाद उसका चार्म, उसकी ब्यूटी, वो सब कुछ मैटर नहीं करती। लोगों को नहीं अच्छा लगता है ऐसे इंसान। तो ये जो डिवोर्स और सेपरेशन के प्रोसेस से जब वो गुज़रती है, जैसे मैंने बताया, इसके पहले तक अगर अगर आप देखेंगे तो इसकी लाइफ़ का मेन गोल, इसकी लाइफ़ में सब कुछ एक ही चीज़ होती है, और वो है उसकी रिलेशनशिप, उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे। तो ये जो बैक स्टैबिंग का जो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का जो ये पार्ट होता है बैक स्टैबिंग का, इसके पहले यही सब इसका फर्स्ट गोल लाइफ़ का यही रहता है। और जब ये इस पूरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन से होकर गुज़रती है, तब जाकर के वो जो उसकी डायरी थी जिसमें उसने अपने रिलेशनशिप गोल्स लिखे हुए थे, जिसमें उसने अपने नार्सिसिस्ट के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, हर चीज़ हो जाए, सब चीज़ें उसने लिखी हुई थी। उस दिन वो उस बुक को लेती है, उसका एक-एक पेज फाड़ती है और उसको डस्टबिन में फेंक देती है। कोई भी अफ़र्मेशन, कोई भी हीलिंग एक्सरसाइज़ वहाँ वर्क करती है जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है वर्क होने की, और जहाँ पे जो चीज़ नार्सिसिस्ट के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप कितने अफ़र्मेशंस लिख लिए, आप कितने विज़न बोर्ड्स बना लीजिए, उनके साथ उनका वो इतने शील्डेड रहते हैं, मतलब उनके अंदर जो उनकी एनर्जी होती है, इतनी डेविलिश एनर्जी होती है कि वो गुडनेस, वो अफ़र्मेशन, वो कुछ काम नहीं करते। जब वो इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से होके गुज़र रही होती है, वहाँ इस बुक को उठा कर के फेंक देती है, और फिर वो एक न्यू बुक लेती है, न्यू बुक, और अब इस बुक में उसका एक
हर सुपर एम्पैथेटिक वुमेन जितनी भी हैं, उनका एक हिडन ड्रीम होता है, और वो इतना हिडन होता है कि उनको भी नहीं पता होता कि उनके अंदर है। और वो हिडन ड्रीम होता है टू बिकम समथिंग इन हर लाइफ, टू बिकम एन अचीवर। तो जब वो अपनी रिलेशनशिप की बुक को फेंकती है, उसको डस्टबिन में डालती है, तब उसके बाद वो एक न्यू बुक लेती है, एंड इन दिस न्यू बुक इज ऑल अबाउट हर अचीवमेंट। शी राइट्स हर सक्सेस स्टोरी इन दैट बुक, एंड आई हैव सीन कि within 3-4 years this woman becomes an achiever। वो पहली बार होता है कि जब वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, अपनी सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एक साइड करके she believes in herself, and then she says कि now I'm going to write the success story। और इतना फास्ट वो अपनी सक्सेस स्टोरी लिखती है, इतना फास्ट वो सब कुछ अचीव करती है कि उसके खुद के फैमिली मेंबर्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसके खुद के फ्रेंड्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये वही है, ये वही लड़की है जो इतनी ज़्यादा, जिसकी लाइफ में कोई एम ही नहीं था, जिसकी लाइफ में कोई प्रोफेशनल गोल ही नहीं था, जिसकी लाइफ में सिर्फ प्यार ही प्यार था, सब कुछ बस उसी की दुनिया बस उसके चारों तरफ घूमती थी। ये वही है जो अब इतना इतना प्रोफेशनली सोच रही है, इतना ज़्यादा लाइफ में अचीव कर रही है। और ये सब होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जब उसकी लाइफ में कुछ और नहीं रहता, देन शी फोकस की नाउ आई विल फोकस ऑन माय करियर एंड आई विल बिकम एन अचीवर, एंड शी बिकम्स एन अचीवर। तो अगर आप एक सुपर एम्पैथेटिक वुमन है और आपको ऐसा लगता है, मे बी आप कभी सोच रही होंगी कि नहीं शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप आज बिलीव नहीं करोगे तो आप आने वाली नेक्स्ट लाइफ में बिलीव करोगे, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। After this divorce or after this separation, most I've seen that so many of women choose to um stay single for the rest of her life, and the reason behind is कि जो ये backstabbing हुई है, और जो उसका सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ट्रस्ट करना वो भूल जाती है, ट्रस्ट नहीं कर पाती किसी और के ऊपर। तो मैंने देखा है मोस्टली चूज करती है सिंगल रहना, and she targets her spiritual life। बट हर वुमेन का ऐसा नहीं है। आई हैव ऑल्सो सीन सम वुमेन्स जो दोबारा मैरिज करती हैं, दे री मैरिड, बट दिस हैपन ओनली इन दैट केसेस जहाँ पे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी के साथ, यानी कि कोई बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन होता है। तभी ये वुमेन सेकेंड मैरिज में जाती हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज दिस ट्रॉमा इज रियली वेरी डीप। तो ट्रॉमा जब उनका हील कर लेती हैं, तो रादर देन कि दोबारा से सोचने के लिए रिलेशनशिप एंड मैरिज, मोस्ट ऑफ द टाइम शी शी थिंक अबाउट हर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो इट डिपेंड्स आफ्टर द हीलिंग प्रोसेस, जितना जिसने भी उसके साथ बैक स्टेपिंग करी है, दिस वुमन फॉरगेट ईच एंड एवरी पर्सन, कोई उसको याद नहीं रहता। लेकिन ये वुमेन जिसकी जिंदगी में आई हुई होती है, चाहे वो एक शॉर्ट टर्म अफेयर्स हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, नो मैन कैन फॉरगेट हर। एंड वाई यू नो, और पता है क्यों? बिकॉज हर लव इज वेरी प्रीशियस, वेरी वेरी प्रीशियस। इस वुमेन के साथ इंटरेक्शन होने के बाद कोई 10 अफेयर्स कर सकता है, 10 रिलेशनशिप में जा सकता है, चाहे पर वो कितनी भी रिलेशनशिप में क्यों ना चला जाए। दिस मैन कैनॉट फॉरगेट दिस वुमेन। जितना डेप्थ में ये किसी को चाहती हैं, किसी को प्यार करती हैं, उतना डेप्थ में एक नॉर्मल वुमेन नहीं कर सकती। जैसे मैंने बताया, ये वुमेन जितना गिविंग होती हैं, जितनी ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं, उतनी ज़्यादा बैडली क्रिटिसाइज एक नार्सिसिस्ट के थ्रू की जाती है। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट में तो फिर भी एक ये इस स्टोरी में ये दिखाते हैं कि वो बीस्ट चेंज हो जाता है। ये वुमेन बहुत, तो इसमें जो ब्यूटी है, ये जो लड़की है जिसको ब्यूटी बोला गया है, तो ये तो इसकी इतनी अच्छी, इसकी काइंडनेस देखकर, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी देखकर कि जो इसमें बीस्ट है, वो बीस्ट
चेंज हो जाता है। तो अगर आप ये मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो बीस्ट है इसको, ये एक्चुअल में एक प्रिंस था और उसको कर्स करा था एक फेरी ने, क्योंकि इसने उसकी इंसल्ट करी थी। मतलब उस वो जो फेरी थी वो एक बूढ़ी औरत बनकर आई थी और उसने उसकी इंसल्ट करी थी, तब उसने उसको कर्स करा था कि तुमने काइंडनेस नहीं दिखाई। और जब तक तुम ये सीखोगे नहीं, काइंडनेस नहीं सीखोगे, जब तक तुम लव को नहीं सीखोगे, तब तक तुम ऐसे ही रहोगे, इस बीस्ट के फॉर्म में ही रहोगे। और जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार होगा किसी से, उस दिन तुम वापस प्रिंस की तरह बनोगे। तो जब इसकी लाइफ में ये ब्यूटी आती है, ये लड़की आती है, और बिकॉज ऑफ हर काइंडनेस, बिकॉज ऑफ हर गुड नेचर, ये इस बीस्ट के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। तो जब उस फेरी ने उसे श्राप दिया था तो उसको एक रोज पेटल, एक एक रोज भी दिया था कि इसकी एक एक पेटल करके नीचे नीचे गिरती जाएगी। इसकी एक एक पेटल नीचे गिरती चली जाएगी, और जिस दिन इसकी लास्ट पेटल नीचे गिरेगी उस दिन तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद तुम हमेशा बीस्ट रहोगे, कभी तुम दोबारा प्रिंस नहीं बन सकते। तो जब ये ब्यूटी आती है इसकी लाइफ में, और एक लास्ट का सीन आता है जहाँ पर इस मूवी में मतलब उसका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके अंदर उसको बहुत अच्छी लगती है वो, उसकी जो काइंडनेस होती है, उसकी जो उसका लविंग केयरिंग नेचर होता है, उससे बीस्ट बहुत इम्प्रेस्ड होता है। बीस्ट उसको मनी मन चाहने लग जाता है। और उसका एक लास्ट सीन होता है जहाँ पर ये जो ब्यूटी होती है उसके लिए रोती है, तो जब उसका आंसू उसके बीस्ट के ऊपर गिरता है, तो तब वो उसकी जो लास्ट पेटल होती है उस रोज की, वो गिरने वाली होती है, लेकिन जब वो इतना अ, जब वो उस लव को फील करता है, तब वो फिर जो बीस्ट है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो प्रिंस बन जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में ये जो ब्यूटी है, चाहे कितने आंसू बहा ले, कितनी काइंडनेस दिखा ले, कितना लविंग केयरिंग नेचर दिखा ले, ये बीस्ट नहीं चेंज होता। ये वुमेन हर तरह से इस बीस्ट को सपोर्ट करती है, चाहे वो घर में बच्चे संभालने हो, चाहे घर का हाउस एडमिनिस्ट्रेशन देखना हो, चाहे फाइनेंसेस देखने हो। हाँ, मैं आपको एक और बताऊँ, इस वुमेन के अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है, शी इज़ वेरी वेरी गुड बिजनेस वुमेन। मैंने खुद अपनी हीलिंग प्रोग्राम्स में देखा है कि ये वुमेन्स आती हैं, अपने इमोशनल वुंड्स को हील करती हैं एंड बिकम वेरी हैप्पी, और कुछ दिन बाद मुझे कॉल करती है, मैसेज करती है और बताती है, मैम हमने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैम हमने ये काम शुरू कर दिया, एंड दे अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यस, एवरी सुपर वुमेन, you know, she's a very good business woman because she has that intelligence। मतलब उनके अंदर वो एनालिटिकल माइंड होता है, उनके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं, उनके अंदर वो फ्यूचर विजन होता है, एंड शी नोज लाइक व्हाट इज नंबर वन। पहला मुझे नंबर वन काम क्या करना है, नंबर टू क्या करना है, नंबर थ्री क्या करना है, एंड टक 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 शी जस्ट कंप्लीट ऑल द वर्क इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। शी नोज कि अभी मुझे काम नहीं करना, अभी मुझे अपने आप को सिंपल हील करना है। तो वो उस वक्त सिर्फ अपनी हीलिंग प्रोसेस में लगी रहती है। वंस शी गेट हील, वंस शी बिकम हैप्पी, देन शी फोकस, ओके नाउ लेट मी सी कि मेरे फाइनेंसेस में क्या कम है, क्या ज़्यादा है। उसको भी प्रॉपर प्लान करती हैं, अपने पेस में चलती हैं, बट यस, जो उन्हें करना होता है, जो उन्हें अचीव करना होता है, वो अचीव कर लेती हैं। तो इतनी इतनी क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर, लेकिन उसके बावजूद ये नार्सिसिस्ट एप्रिशिएट करने की बजाय, दे सारे नार्सिसिस्टिक हस्बैंड अब डीप डाउन अपनी वाइफ को हेट करते हैं, जेलसी फील करते हैं उनसे। और इसी वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है कि इस वुमेन का जो माइंडसेट होता है फॉर मेन, इट्स जस्ट चेंज कंप्लीटली। होता है ना, किसी जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो भी हम जिस चीज़ से होके गुजरते हैं, हमें वैसे ही लोग दिखने लगते हैं। मुझे एक बार अपना एक एक्सपीरियंस याद है कि मेरे कॉलेज टाइम की बात है, मैं अपने घर आई हुई थी, हम लोग हॉस्टल में थे, तो मैं घर आई हुई थी। तो सब्जी वाला आया हुआ था, तो मैं बाहर, मम्मी ने कहा कि सब्जी कुछ ले लो, तो मैं कुछ सब्जी ले रही थी। तो जब मैं सब्जी ले रही थी तो एक बाइक से 2 लड़के आए, और बड़े स्मार्ट, बड़े हैंडसम से लड़के थे, बड़े अच्छे गुड लुकिंग लड़के थे। और उसमें से एक लड़का नीचे उतरा और एकदम से उसने मेरी चेन खींची,
तो मैंने गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, उसने मेरी चेन खींची और एकदम से भागा, तो इतना शॉकिंग जो वो चीज़ थी ना, हालाँकि वो चेन जो थी उसने जब खींची तो वो नीचे गिर गई, उसके हाथ कुछ नहीं लगा, पर वो एकदम से भागे फिर। उस इंसिडेंट के बाद ऐसा हो गया था कि मैं जब भी किसी स्मार्ट या हैंडसम लड़के को देखती थी, तो मुझे वो चोर नज़र आता था। तो जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी हम जैसा देखते हैं, उस चीज़ का हमारे माइंड पर बहुत फ़र्क पड़ता है, एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि ये वुमेन्स के जो माइंड पे जो नार्सिसिस्ट को डील करने के बाद जो उनकी एक इमेज होती है एक आदमी के लिए, वो इट्स नॉट वेरी गुड। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि हीलिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है और इस हीलिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद इस वुमेन को समझने की ज़रूरत है कि क्यों वो हर लाइफ टाइम में ऐसे नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि कहीं न कहीं उसके डीप डाउन जो उसकी एनर्जी है, उसके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है, उसके अंदर सेल्फ लव नहीं है। वो अपने आप को हमेशा यहाँ देखती है और बाकी लोगों को यहाँ। तो ये जो गैप है कि खुद को इतना कम समझना, औरों को इतना यहाँ इतने हायर स्टेज पर देखना, इस गैप की वजह से ही जो उसके अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसी वजह से वो इस तरह के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए किस चीज़ की क्या ज़रूरत है कि अपनी सेल्फ इमेज को वो बढ़ाए, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाए, उसको ऐसे देखना है। यानी कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो वो ये ना सोचे कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ये पर्सन मिले। उसके माइंड में होना चाहिए कि ये पर्सन भी कितना लकी है कि मैं इसकी लाइफ में हूँ। बट इस चीज़ को इंटरनली बोलने के लिए बहुत सारा उसको इनर वर्क करना पड़ता है। बहुत सारा अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ता है, जहाँ तब जाकर के उसकी सेल्फ वर्थ जब बढ़ती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, तब जाकर के किसी जन्म में वो एक राइट रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करती है। इसलिए भी हीलिंग वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक सुपर एम्पैथेटिक वुमन हैं और अगर आप अपने हीलिंग वर्क पर फोकस नहीं करेंगे, ऐसे ही अनहील्ड रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप लाइफ आफ्टर लाइफ ऐसे ही सफ़र करेंगे, इस तरह के लोग ही आपकी लाइफ में आते रहेंगे। इसलिए अपने अपने इमोशनल वुंड्स को हील करना बहुत ज़रूरी है। नार्सिसिज़्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इस वुमन का लाइफ लेसन है सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव को समझना, उसको जीना, ठीक उसी तरह से नार्सिसिस्ट का लाइफ लेसन है ये समझना कि लोगों को कैसे ट्रीट करना है। ये समझना सबसे बड़ा लेसन है नार्सिसिस्ट की लाइफ में कि उसको जो इतना अनकंडीशनल लव मिलता है ना, उस अनकंडीशनल लव को कैसे उसे रेसिप्रोकेट करना है, उस लव की कैसे वैल्यू करनी है। और ये वैल्यू करना कोई नार्सिसिस्ट तभी वो किसी जन्म में समझ पाता है, जब लोग उसे बार-बार छोड़-छोड़ के जाते हैं। तब जाके किसी एक जन्म में उसको हिट होता है कि इज़ दिस द राइट वे ऑफ लिविंग? ये जो आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, जो आपसे इतना प्यार कर रहा है, आप उसी को बैक स्टेप कर रहे हो, उसी से जेलसी कर रहे हो। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिकल मोमेंट तब होता है जब आप अपनी यू नो जब आप अपने लिए कुछ करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना शुरू करते हैं, जब आपके मन से सारे फियर्स निकल जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा और आप अपने लिए जीते हैं। स्पेशली सेपरेशन, डिवोर्स से होकर गुज़रे हैं या गुज़र चुके हैं, तो कभी खुद के ऊपर डाउट मत करना, कभी खुद पे डाउट मत करना कि ये आपकी वजह से हुआ है। चाहे लोग कुछ भी कहें, लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है नार्सिसिज़्म का। मोस्टली वुमेन्स जो इस तरह के कमेंट्स पास करती हैं कि अरे इसको शादी निभाना नहीं आया, इसे एडजस्ट करना नहीं आया, इसे पति को कंट्रोल करना नहीं आया। यूजुअली ये वो वुमेन्स होती हैं जिनके नंबर 1 जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो बिकॉज़ हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं तो उनकी लाइफ़ बहुत अच्छे से चल रही है। या वो वुमेन्स होती हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं है टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए। वो झूठी तसल्ली खुद को देती है कि मैंने एडजस्ट कर लिया,
बट उन वुमेन्स को पता है कि वो कितनी डिसरिस्पेक्टफुल लाइफ जी रही है, कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही है। इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो स्ट्रेस होता है, जो किसी के भी अंदर बढ़ता चला जाता है, और स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है, और आपको तो पता है स्ट्रेस 100 टाइप्स की, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो स्ट्रेस न जाने कितनी सारी बीमारियां आपके अंदर इकट्ठा करता है। मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं जो सोल सर्जरी सिस्टम ज्वाइन करते हैं, मोस्टली सबको पीटीएसडी सिम्टम्स होते हैं और रिलीज हो जाते हैं, लेकिन टाइम तो लगता है, मेहनत तो लगती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, यू आर अ वेरी ब्रेव वुमेन, यू आर वेरी करेजियस वुमेन। प्लीज वैल्यू योर सेल्फ। हर लाइफ टाइम बहुत प्रीशियस होता है, और अगर आप नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप में जो लेसन है, करेज भी एक लेसन होता है कि आप करेजियस बने, अपने लिए स्टैंड लें। और कोई भी टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको अपनी सोल को प्रोटेक्ट करना है, तो मेंटेन डिस्टेंस, protect yourself and trust your intuitions because these women are very intuitive. uh, ये women's like अगर इन्हें थोड़ा भी क्लू लग गया ना कि कुछ गड़बड़ है, तो उसके बाद दे आर लाइक एन इनर आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब वो बहुत डीपर डिग करके दे ब्रिंग द इंफॉर्मेशंस। वो सब कुछ आपके बारे में पता कर लेंगी, सब कुछ आपको, मतलब शी इज लाइक दे कैन एक्सपोज द ट्रुथ। तो अगर आप उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को हाइड कर रहे हैं और आपको लग रहा है उन्हें कि उनको पता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दिस वुमेन लाइक लव्स टू एक्सपोज दी सीक्रेट्स। तो चाहे आप इसे कितना छुपाने की कोशिश करें, सारे फैक्ट्स इस लेडी ये इतना डीपर जाती है हर टॉपिक में कि सारे फैक्ट्स बाहर लेकर आ जाती है, एंड दे विल शो यू योर फेस कि ये हो आप। और आप हैरान रह जाओगे कि कैसे पता चला इसको। So many time this woman expose this narcissist on his face, and this narcissist super like very surprised कि कैसे पता चला, पर इन्हें सब पता चलता है। इसलिए जब ये वुमेन जब स्पिरिचुअलिटी में जाती हैं, ये इनका नेचर होता है, दिस इज नेचर, कि वो हमेशा फैक्ट्स ढूंढती रहती हैं, हर चीज के पीछे सीक्रेट्स, उन्हें सारे सीक्रेट्स पता करने हैं, उनको सारे, मतलब इतना बैक स्टेपिंग होता है ना इनके साथ कि उसके बाद ये इट्स नॉट एन इजी थिंग किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करना। थोड़ा भी डाउट हुआ तो फिर वो सर्च करने में लग जाती है। तो जब ये वुमेन्स स्पिरिचुअलिटी में जाती हैं तो दे एक्सपोज द ट्रूथ अबाउट लाइफ। बहुत बहुत वेरी स्किल्ड, दीज वुमेन्स आर एक्चुअली वेरी स्किल्ड वुमेन। कई सब्जेक्ट्स की इनको नॉलेज होती है, वेरी वेरी स्किल्ड वुमेन। तो इसलिए मैंने कहा आप अपने ऊपर कभी डाउट मत करना, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट मत करना, चाहे नार्सिसिस्ट और उसकी फैमिली चाहे आपको कितना भी नीचा गिराने की कोशिश करे। आप अपने आप को हमेशा यहाँ देखना, बिकॉज यू आर प्रीशियस, यू आर डायमंड, यू आर दैट मून। और आपकी जो अंदर की जो आपकी जो वो लव की एनर्जी है ना, दिस लव की एनर्जी इज फॉर सो मेनी पीपल, कितने कितने सारे इस कम्युनिटी में, यू नो आई ऑब्जर्व कि ये वुमेन कम्युनिटी वर्क के लिए बनी हुई होती हैं। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो प्यार है, वो उन लोगों के लिए जो आपकी जैसे ही एम्पैथेटिक है। आपकी लव और आपकी पॉजिटिविटी की जो एनर्जी है वो कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए जो लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। गिव योर लव टू दोज पीपल, गिव योर पॉजिटिविटी टू दोज पीपल, एंड you have to evolve. You have to evolve so that you can radiate this energy. You can give this energy to all those people who are suffering in life, who are suffering because of the narcissistic relationships. तो इस इवोल्यूशन में पहले आपको खुद को इवॉल्व होना है, फिर दूसरों को हेल्प करना है इवॉल्व होने में। एंड अंडरस्टैंड योर वर्थ। यू आर अ डायमंड, यू आर अ वुमन विद फुल ऑफ लव, केयर। सो कभी मत सोचना कि कहीं मत सोचना कि इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी, इतनी लविंग नेचर होने के बाद भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर वुमेन। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जर्नी पर हो।
ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको नेक्स्ट बहुत हाईएस्ट लेवल पे लेकर जाएगी। आपको ये समझना है कि लाइफ बहुत छोटी होती है, और कितना भी कितना भी किसी की रोमांटिक रिलेशनशिप कितनी भी अच्छी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अल्टीमेटली किसी इंसान को सबसे अच्छा कब लगता है? जब वो खुद के साथ होता है। जब कोई इंसान किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाता है, तो उसके बाद उसके आने से, उसके जाने से उसे कितना फ़र्क पड़ता है। आप उस कंडीशन में हो कि जहाँ आप खुद से प्यार कर सकती हो। आप उस स्टेज में हो जहाँ आप सेल्फ लव डेवलप कर सकती हो। आप उस ब्लिस को फ़ील कर सकती हो जहाँ आपको दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो अंडरस्टैंड कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपकी सोल इवॉल्व हो रही है। अपने अंदर उस पॉज़िटिविटी को लेकर आइए, अपने अंदर अपने आप को हील करिए, ताकि आप उस स्टेज पर पहुँच सकें जहाँ पर आप एक राइट रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकें, और राइट रिलेशनशिप को ना भी अट्रैक्ट कर सकें तो आपके खुद के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए। जहाँ आपके जहाँ आप जब अकेले बैठे तो आपको कभी भी रोना ना आए, कभी भी लोनलीनेस फ़ील ना हो। और अगर आप चाहें तो उसके लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मैंने बहुत सारी सुपर एम्पैथेटिक वुमेन को हेल्प करी है, और मैं खुद, जैसे मैंने बताया कि उनकी हैबिट, उनकी आदत होती है कि वो उस डीप ओशन में जाएँ। तो जब कोई मेरी कोचिंग जॉइन करता है और जब ये वुमेन उस डीप ओशन में डीपर जाती है, तो मैं भी उसका हाथ पकड़ के उसके साथ नीचे जाती हूँ। और जब वो एक-एक इंसिडेंट देखती है उस पेन का, इसने ऐसे पेन दिया, उसने वैसे पेन दिया, व्हेन शी क्राइज़, आई हेल्प हर टू रिलीज़ दैट पेन। I motivate her to see the traumatic past lives also, उस डीपर ओशन में। तो स्पेशली जो पास्ट लाइफ्स भी होती है वो बहुत पेनफुल होती है उनकी। जहाँ जहाँ पे रोमांटिक जो उनकी पास्ट लाइफ्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। तो जब वो उस पेन को देख कर के रोती है, दैट टाइम आई यूज़ माय ऑल हीलिंग टूल एंड टेक्निक्स एंड आई एक्सट्रैक्ट दैट पेन। और जब वो पेन हट जाता है तो वहाँ पे सिर्फ वो पर्ल्स ऑफ विज़डम्स होते हैं। और फिर वो जब ओशियन से निकल कर के उस सी शोर पर आती है, तो वहाँ पर यू नो देन आई से कि अब अपनी सारी विज़डम्स को आप एक बार रिवाइज़ करो, आपको क्या-क्या लर्न किया, आपने क्या-क्या सीखा। सो माय डियर सुपर एम्पैथेटिक वुमेन, डोंट गेट डिसहार्टेन्ड इफ यू गॉट मैरिड टू अ नार्सिसिस्ट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप इवॉल्व हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। आपने अपना पेन रिलीज़ करा कि नहीं करा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हालाँकि ये मैंने वुमेन्स के लिए बोला है, लेकिन अगर आप एक मेन भी हैं और आपकी मैरिज किसी नार्सिसिस्टिक वुमन के साथ हुई है, सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो। आपको भी अपने ऊपर काम करना है। जो भी सुपर एम्पैथेटिक पार्टनर है उसको अपने ऊपर वर्क करना है, इवॉल्व होना है, और इस नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। इट्स अ लेसन ऑफ करेज, इट्स अ लेसन ऑफ सेल्फ लव, इट्स अ लेसन ऑफ सेल्फ वर्थ। तो मैं जो भी इस टफ जर्नी से होके गुज़र रहे हैं, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और आप लाइफ में नए हाइट्स अचीव करें। इतना ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन एक बार आप जब इस पेन से निकल के बाहर निकल के आना शुरू हो जाते हो, तो आप फिर लाइफ बहुत थ्राइव करते हो। आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाती है, आपकी बाकी रिलेशनशिप्स अच्छी होनी शुरू हो जाती है, आप खुश रहना शुरू कर देते हो। बट उस स्टेज पर आने के लिए आपको एक बहुत पेनफुल प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। और व्हेन देयर इज़ नो पेन देयर इज़ नो गेन। तो अगर आपको गेन चाहिए तो बी रेडी टू फील दिस पेन। बी रेडी टू, आई विल नॉट से लाइक फील दिस पेन, बट बी रेडी टू फेस दिस पेन। कैसी लगी आपको आज की ये लव स्टोरी? प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much, all the beauties. Thank you so much for listening me. And what to say, my diamonds, just shine bright. Take care. Bye. Namaste.